तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस लियोहेंग के एकेडमी से जाने के बाद ही टियाना हाई के प्रिंस ने चांगशिंग और उसके साथियों को खत्म करने की कोशिश की, मगर चांगशिंग बड़ी ही चालाकी के साथ उसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर उसे हरा चुका। साथ ही प्रिंस का एल्डर भी उस पर अटैक करने पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर जिन ने तो चमाटे मार मार के उसका मुंह लाल कर दिया। इस तरह से स्टेट रिलीजियस एकेडमी के नेक दिल बंदे एक और चैलेंज को पार कर चुके थे और अब धीरे धीरे करते हुए चांगशिंग की एकेडमी पूरे शिंदू में फेमस होने लगी। चांगशिंग ने फैसला लिया था कि अगर ये दुनिया ईवल है तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर इसे बदल देगा, यानी कि जंगली फूलों की बहार आने वाली है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर चांगशिंग अपने कमरे में पहुँच गया। उसने देखा कि कोई बंदी उसके बिस्तर पर सोई हुई है और ये कोई और नहीं बल्कि मोयुन थी। अब चांगशिंग तो उसे यहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो उससे पूछता है कि आप मेरे कमरे में क्या कर रही हो, और उतने में ही मोयुन की नींद खुल गई। वो चांगशिंग को बताने लगी कि एम्प्रेस टियानहाई ने मुझे यहाँ भेजा था। उन्हें पता था कि उनका बेटा जरूर से यहाँ पर हंगामा खड़ा करेगा और इसीलिए मुझे यहाँ भेजा गया ताकि मैं उस बंदे पर नजर रख सकूं। सो गाइस, इससे यही साबित होता है कि एम्प्रेस टियानहाई भी चांगशिंग को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती। वेल, मोयुन कंफ्यूज होते हुए कहने लगी कि मैं तो बस यहाँ पर बैठी हुई थी, पता नहीं मुझे कब नींद लग गई। और उतने में चांगशिंग ने अपने बिस्तर की सफाई करना शुरू कर दी। अब ये देखकर मोयुन थोड़ी सी सरप्राइज थी। वो चांगशिंग से पूछती कि अब तुम ये क्या कर रहे हो, तो चांगशिंग उसे बताता है कि आप अपने कपड़ों के साथ मेरे बिस्तर पर सोई हुई थी, जो कि काफी ज्यादा अनहाइजीनिक है, इसलिए मुझे अपने बिस्तर की सफाई करनी पड़ेगी। अब ये सुनकर मोयुन ने गुस्से में आकर चांगशिंग को पीछे पुश कर दिया। वो कह रही थी, इस सब का क्या मतलब हुआ? क्या मैं तुम्हें इतनी ज्यादा गंदी लगती हूँ? तुम्हारा ये कमरा एक अजीब से फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था और उसी के चलते मुझे नींद आ गई, वरना भला मैं तुम्हारे इस गंदे बिस्तर पर क्यों सो जाती? तो चांगशिंग उससे कहता है कि आपको बस नींद ही नहीं आई बल्कि आप बीमार हो। अब ये सुनकर मोयुन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चांगशिंग से कह रही थी कि बीमार मैं नहीं बल्कि तुम हो, और तभी उसकी नजर पड़ी एक ब्रॉन्ज मिरर पर। वो चांगशिंग से कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा सिंपल हो, मगर देखो तो तुम्हें भी अपना अपीयरेंस चेक करने का शौक है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस ब्रॉन्ज मिरर में देखने से तुम हैंडसम बन जाओगे। तो चांगशिंग उसे बताने लगा कि ये मिरर मैंने अपने फेस को देखने के लिए नहीं रखा, बल्कि इस मिरर की स्पेशलिटी है कि ये आपके माइंड को स्टेबल रखेगा। और फिर चांगशिंग ने उसके सामने एक प्रिस्क्रिप्शन पेश किया। वो कह रहा था कि सीनियर, आप काफी ज्यादा बेचैन रहती हो और इसीलिए आपकी नींद पूरी नहीं होती। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपके यिंग यांग में कोई बैलेंस नहीं। अगर आप अपने डाइट में जिनसेंग हर्ब के सूप को इंक्लूड करो तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये लीजिए, उस सूप की रेसिपी मैंने लिख दी है, इसे फॉलो करो और आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। जिस पर मोयुन गुस्से में कहने लगी कि मेरे बारे में फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, और इतना कहते साथ ही वो पेटल्स बनकर वहाँ से वैनिश हो गई। चांगशिंग को उस पर हंसी आ रही थी कि ये बंदी अपने ही हेल्थ के कंसर्न को सीरियसली नहीं ले रही। और उतने में वहाँ पर मोयुन की आवाज गूंजने लगी। वो कह रही थी कि इंपीरियल पैलेस नहीं चाहता कि लियोहेंग इंपीरियल कोर्ट ट्रायल में पार्टिसिपेट करें। लियोहेंग ने पैलेस के सामने दरख्वास्त की थी, मगर पैलेस ने उसे ठुकरा दिया। साथ ही टियानहाई फैमिली ने उसे डिटैच्ड पैलेस में कैद करके रखा है ताकि इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम खत्म होने तक वो बिल्कुल भी बाहर ना आने पाए। वेल, मोयुन ने सारी सीक्रेट बातें चांगशिंग को इसलिए बताई क्योंकि वो चांगशिंग की नेचर से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। इतना ही नहीं, वो वहाँ से जाने से पहले चांगशिंग की उस रेसिपी को भी अपने साथ लेके गई। वेल, यहाँ पर चांगशिंग को लियोहेंग के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सोचता है कि लियोहेंग मेरी डिसाइपल है तो मुझे उससे मिलने के लिए डिटैच पैलेस जाना ही होगा। अब अगले सीन में हमें इंपीरियल एडवाइजर का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर चांगशिंग अपने डिसाइपल शियान युआन और टांग के साथ पहुंच चुका था। वेल, इन तीनों को वहाँ देखते साथ ही वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल इन्हें गुस्से में घूरने लगा और उतने में वहाँ पर सीनियर सन की एंट्री हो गई। वेल, सभी डिसाइपल उसे देखते साथ ही उसके सामने अपना सिर झुकाने लगे। ऐसा कहा जाता था कि सीनियर सन उन लोगों को जरा भी पसंद नहीं करता जो कि फेम के लिए दीवाने हो। वो तो बस सिंपल और राइचियस लोगों को ही फॉलो करता है, और चांगशिंग उसके लिए एक ऐसा बंदा था जो बहुत ही कम वक्त में फेमस हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये बंदा उन लोगों को पसंद नहीं करता जो कि फेम के दीवाने हो, इसलिए उसने सीधे जाकर चांगशिंग का रास्ता ब्लॉक किया। वो इन तीनों से कह रहा था कि जल्दी से पीछे हट जाओ, तुम डिटैच पैलेस में एंटर नहीं कर सकते। जिस पर चांगशिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं भी इस पैलेस को विजिट करना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो यहाँ पर बस मेरी डिसाइपल से मिलने आया हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी कोई फाइट नहीं करना चाहता। जिस पर सन गुस्से में कहने लगा कि तुम तो बस मैरो क्लिंजिंग रेल्म के कल्टीवेटर हो, मगर फिर भी तुम्हारी जुर्रत तो देखो, तुमने खुद को स्टेट रिलीजियस एकेडमी का मास्टर घोषित किया। मुझे तुम्हारे जैसे घमंडी और फेम के लिए पागल लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। और सबसे डिसअपॉइंट करने वाली बात तो ये है कि
तुमने अभी तक अज़ूर क्लाउड लिस्ट में कोई रैंकिंग हासिल नहीं की, मगर फिर भी तुमने खुद को एक अकेडमी के मास्टर का खिताब दिया। तुम तो स्टेट रिलीजियस अकेडमी के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा हो। अब ये सुनकर चांगशेंग भी थोड़ा सा हैरान था और उतने में टांग 36 सन पर गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि तू हमारे मास्टर के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकता और उन्हें अपना मास्टर बनाने के लिए हमें किसी रैंकिंग की कोई जरूरत नहीं और ना ही तो हमारी स्टेट रिलीजियस अकेडमी के बारे में बकवास कर सकता। जिस पर सन कहने लगा कि मैं तो स्टेट रिलीजियस अकेडमी की काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल से तो उनके जैसे सिंपल और राइचियस टीचिंग कोई और अकेडमी में हो ही नहीं सकती। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसी महान अकेडमी को 20 सालों पहले बेवजह डिस्ट्रॉय किया गया था। अब ये सुनकर तो वहाँ मौजूद हर एक बंदा हैरान हो गया। उन्हें तो लगा था कि सन स्टेट रिलीजियस अकेडमी और चांगशिंग को गालियाँ देगा, लेकिन सन ने तो उस अकेडमी की तारीफें की। वो चांगशिंग से कह रहा था कि स्टेट रिलीजियस अकेडमी महान है और इसीलिए तुम्हारे जैसा बंदा उसका मास्टर नहीं बन सकता। अब चांगशिंग उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सन ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कह रहा था कि फिलहाल प्रिंसेस लियोजिंग को ग्रीन लीफ वर्ल्ड में कैद रखा है, जो कि एक सीक्रेट रल्म है और उसका दरवाजा मेरे मास्टर के ऑर्डर के बिना नहीं खुलेगा। अगर तुम वाकई लियो हेंग से मिलना चाहते हो तो सबसे पहला तुम्हें मुझे हराना होगा। जो सुनते साथ ही टांग 36 सन पर गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि हमारे मास्टर बस मैरो क्लिंजिंग रल्म पर हैं और तुम हो इल्यूमिनेशन रल्म पर, मगर फिर भी अपने से कमजोर बंदे को चैलेंज कर रहे हैं। हालांकि चांगशिंग ने तो सन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। वो कह रहा था चलो दिखाओ तुम्हारे पास कितना टैलेंट है। जो सुनकर सन भी अमेज होते हुए कहने लगा कि तुम में दम है तो क्यों ना इस मुकाबले की शुरुआत की जाए। और मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रू एसेंस का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और इतना कहते साथ ही सन ने चांगशिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे चांगशिंग अपनी शॉर्ट ब्लेड से काउंटर कर रहा था। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि चांगशिंग ने अपनी तलवार को म्यान से बाहर नहीं निकाला। वेल यहाँ पर हम सन की गजब की सोर्ड मूव्स को देख पाते हैं। उसने इस बैटल के दरमियान ही फ्लोर पर कुछ ड्रॉ करना शुरू किया था और ये बात चांगशिंग की नजरों में नहीं आई। वो तो बस बड़े इक्वल अंदाज में सन की हर एक मूव को काउंटर कर रहा था। इधर टांग 36 कह रहा था कि इस बंदे की सोर्ड टेक्निक काफी ज्यादा अजीब लग रही और ये बात चांगशिंग को भी रियलाइज हो गई। वो कहता है कि ये बंदा अपनी तलवार को एक ब्रश जैसा इस्तेमाल कर रहा और इसने अपने हर एक स्ट्रोक के साथ यहाँ पर डिटैच पैलेस सोर्ड फॉर्मेशन को ड्रॉ किया है। अरे अब देखते ही देखते हमें यहाँ पर एक सोर्ड फॉर्मेशन दिखाया जाता है। इसे डीमन सीलिंग पैलेस सोर्ड फॉर्मेशन कहा जाता था। वहाँ मौजूद कल्टिवेटर्स कहने लगे कि सोर्ड फॉर्मेशन को ड्रॉ करना तो इम्पॉसिबल था, मगर ये बंदा तो एलिमिनेशन रन पर होकर भी इसे आसानी से ड्रॉ कर पाया। वाकई सीनियर सन तो अमेजिंग है। यहाँ पर सन चांगशिंग को बताने लगा कि तुम्हारा फुटवर्क काफी ज्यादा अमेजिंग था। सच बताओ तो मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, मगर इसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मेरी सोर्ड फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुके हो। खैर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ, यहाँ से चुपचाप से वापस जाकर अपनी स्किल्स पर काम करो। अब देखते ही देखते उस सोर्ड फॉर्मेशन से कई सारी तलवारें बाहर आ गई, जो दिखने में वाकई शानदार थी। वहीं पर टांग 36 चांगशिंग पर गुस्सा होते हुए कहने लगा कि अब तुम उस बंदे का मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाओ। मगर तभी वहाँ मौजूद एक कल्टिवेटर बताने लगा कि अब तो ये होने से रहा। इस डीमन सीलिंग फॉर्मेशन को हमारे मास्टर मिलिशा ने डिजाइन किया था। एक बार कोई बंदा इसमें पूरी तरह से ट्रैप हो जाए फिर उसका एस्केप करना इम्पॉसिबल है। अब ये सुनते साथ ही चांगशिंग ने तुरंत ही अपने 3000 स्क्रिप्चर्स को याद करना शुरू कर दिया। वेल स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग इस डीमन सीलिंग सोर्ड फॉर्मेशन को 13 वेरिएशंस में बांट दिया था, यानी कि इस फॉर्मेशन में टोटल 13 लेयर्स हैं। अगर इसे ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ किया जाता तो ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। वो खुद से ही कहने लगा कि सन ने मुझे वादा किया था कि वो ट्रू एसेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी कि इस सोर्ड फॉर्मेशन में ट्रू एसेंस का कोई ट्रेस नहीं। सन का तो पूरा ध्यान था इस फॉर्मेशन को परफेक्टली सिमेट्रिकल बनाने पर, यानी कि फॉर्मेशन को बस खूबसूरत बनाया गया है, जबकि इसकी पावर को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। और इसी चक्कर में सन के हाथों इस फॉर्मेशन में एक गैप रह गया। उसी गैप का इस्तेमाल करते हुए मैं इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकता हूँ। जिसके बाद चांगशिंग अपनी गोल्डन निडल का इस्तेमाल करते हुए इस फॉर्मेशन के एक हिस्से पर अटैक कर देता है। वहीं पर सन अपनी फ्लाइंग सोर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए चांगशिंग पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर चांगशिंग बड़ी फुर्ती के साथ फ्लाइंग सोर्ड से बचते हुए उस फॉर्मेशन पर हमले करने लगा। वेल इस फॉर्मेशन में टोटल 13 लेयर्स थी, तो चांगशिंग उस हर एक लेयर की कोर पर वार करने लगा, जिसके चलते उस फॉर्मेशन की ऑरा चेंज होने लगी। वो अब गोल्डन कलर में बदलने लगी थी। सन ने देखा कि चांगशिंग तो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक
अटैक को काउंटर कर रहा है, इसलिए उसने फॉर्मेशन की बेस से सोर्ड को बाहर निकालना शुरू कर दिया। और फिर क्या, देखते ही देखते न जाने कितनी ही सारी फ्लाइंग सोर्ड ने चांगशिंग को घेर लिया। सन उसे बताता है कि देखो मेरी तलवारों का मोमेंटम सेट है, अगर मैं चाहूँ तो एक ही सेकंड में ये सारी तलवारें तुम्हारे जिस्म के आर पार घुसा सकता हूँ, यानी कि तुम ये मुकाबला हार चुके हो। तो चांगशिंग एक स्पेसिफिक लोकेशन पर अपने निडल को सेट करते हुए कहने लगा कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। जो सुनते साथ ही सन ने उस पर सीधे फाइनल स्ट्राइक हिट कर दी, मगर वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसकी सारी तलवारें अपने आप वैनिश होने लगी। वो शॉक होकर बस अपनी तलवारों को वैनिश होता हुआ देख पा रहा था और उतने में चांगशिंग उसके करीब पहुंच जाता है। वो सन से कह रहा था कि इस मुकाबले में मैंने तुम्हें हरा दिया। सन तो काफी ज्यादा पैनिक होकर पीछे हट जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चांगशिंग ने ये कारनामा कैसे कर दिखाया। साथ ही सन का पूरा फॉर्मेशन गोल्डन कलर में बदलकर वहाँ से वैनिश हो गया। चांगशिंग उससे कह रहा था कि तुम इल्यूमिनेशन राउंड के कल्टीवेटर हो, मगर फिर भी तुम इतना पेचीदा फॉर्मेशन ड्रॉ कर पाए, तुम्हारी स्किल्स कमाल की हैं। मगर इस फॉर्मेशन को सेटअप करते हुए तुमसे बस एक ही गलती हो गई, तुम इसे परफेक्ट बनाना चाहते थे ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। तुमने इस फॉर्मेशन में कई सारे एडिशनल चेंजेस किए हैं और यही तुम्हारी कमजोरी साबित हो गई। इसलिए मैं तुम्हें बस एक फ्रेंडली सलाह देना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर मैंने अपनी गोल्डन निडल से अटैक किया था उसी हिस्से पर काम करो, उस तरह से ये फॉर्मेशन और भी ज्यादा मजबूत बन जाएगा और कोई इसे आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता। यहाँ पर सन काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचने लगा कि इस बंदे ने तो मेरे फॉर्मेशन की वीकनेस को पकड़ लिया, इतना ही नहीं इस वीकनेस को कैसे दूर करना है इसका तरीका भी सिखा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि चांगशिंग का सोर्ड फॉर्मेशन वर्जन मेरे फॉर्मेशन से काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये परफेक्टली बैलेंस और दिखने में खूबसूरत है। वाकई यार ये बंदा तो एक जीनियस निकला। इसलिए वो तुरंत ही अपने बाल ठीक करते हुए चांगशिंग को ग्रीट करने लगा। वो कहता है कि आपने मुझे हरा दिया और ये हार मुझे मंजूर है, तो मेरे वादे के अकॉर्डिंग आप डिटैच पैलेस में एंटर कर सकते हो। तो चांगशिंग अपने दोस्तों के साथ तुरंत ही पैलेस की तरफ निकल पड़ा। वेल यहाँ पर सन चांगशिंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। वो कहता है कि भले इस बंदे ने कल्टीवेशन की अभी अभी शुरुआत की है, तो स्टेट रिलीजियस एकेडमी का इससे अच्छा और कोई मास्टर तो बन ही नहीं सकता। तो अब सन इन तीनों को लेकर एक हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ की सेंटर में एक पॉन्ड था। वो कहता है कि इसी पॉन्ड के अंदर वो 5 लीफ सीक्रेट रॉल्म मौजूद है, जिसे हमारे मास्टर मेलिशा ने डिजाइन किया था। उन्होंने सीक्रेट रॉल्म के एंट्रेंस को जानबूझकर हिडन रखा, बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही इस एंट्रेंस की जानकारी है। मगर टांग को अभी भी सन पर पूरा यकीन नहीं था। वो कहता है मेरे भाई कहीं तुम हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे? जिस पर सन कह रहा था कि मैं ऑलरेडी चैलेंज हार चुका हूँ, तो भला मैं आपकी मुसीबतों को क्यों बढ़ाऊंगा। उस पॉन्ड पर पाव रखते साथ ही आप सीक्रेट रॉल्म में पहुंच जाओगे। इसलिए तीनों भी उस पॉन्ड पर उतर जाते हैं और वहाँ से ये लोग सीधे सीक्रेट रॉल्म में पहुँच गए। वेल ये जगह वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत थी। टांग 36 कहता है कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक छोटे से पत्ते के अंदर इतनी बड़ी दुनिया कैसे बनाई होगी। वेल इस सीक्रेट रॉल्म को किंग्यू रॉल्म के नाम से भी जाना जाता था। वेल वहाँ आते साथ ही चांगशिंग की शॉर्ट ब्लेड भी अपने आप ग्लो करने लगी। वेल इन तीनों के सीक्रेट रॉल्म में एंटर करते साथ ही एक पौधा काफी तेजी के साथ शेक होने लगा, क्योंकि इसी के एक पत्ते में वो सीक्रेट रॉल्म मौजूद है। साथ ही एक एल्डर ने चांगशिंग की शॉर्ट ब्लेड की पावर को भी पहचान लिया। वो कहते हैं कि जरूर से चांगशिंग के मास्टर उसे काफी ज्यादा पसंद करते होंगे, इसलिए तो उस बंदे ने सीक्रेट आर्टिफैक्ट अपने डिसाइपल के हवाले कर दिया। जिस पर मास्टर मेलिशा बताने लगी कि मुझे तो चांगशिंग के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता, जैसे वो हमारी सिटी में आया उसे तुरंत स्टेट रिलीजियस एकेडमी में फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, टियानहाई की रॉयल फैमिली भी उसे सप्रेस करने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या आपको नहीं लगता कि हमने चांगशिंग के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया? मुझे नहीं लगता कि हमने उस बच्चे पर इतना ज्यादा प्रेशर डालना चाहिए। जिस पर वो एल्डर कहते हैं कि भला तुम्हें उस बच्चे से इतनी ज्यादा रहमदिली क्यों हो गई? तो मेलिशा ने बताया कि वो बच्चा एक रेयर और एक्सेप्शनल टैलेंट है, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाना फेयर होगा। तो एल्डर कहते हैं कि रेयर टैलेंट होना ही काफी नहीं होता, अगर तुम किसी हीरे को तराशना चाहते हो तो उस पर कई सारे कट्स लगाए जाने चाहिए, तभी जाकर तो उसकी चमक सबसे अनोखी होगी। और चांगशिंग वही कोहिनूर है, ये सारी मुश्किलें उसे तराश कर निखारने वाली है। गाइस मेरे ख्याल से एल्डर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड पॉन्टिफ यानी कि होली फादर थे, जिन्होंने खुद होकर ही चांगशिंग को स्टेट रिलीजियस एकेडमी में रहने का मौका दिया था। अब सीन शिफ्ट होकर हम लियो हेंग को
देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा मायूस थी। वो जब से यहाँ आई है तब से उसने एक बार भी खाने को टच नहीं किया। यहाँ पर वो एक लेटर लिखने की कोशिश कर रही थी मगर उसका कहीं पर भी ध्यान नहीं लगता। वो कहने लगी कि मास्टर के बिना तो सब कुछ अजीब है, मैं किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पा रही। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट को हुक्म देती कि जल्दी से ये खाना यहाँ से दफा करो, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं। और उतने में उसे शिवान युआन की आवाज आई। वो कह रहा था तुम्हें भूख नहीं तो क्या हुआ, मुझे तो काफी जोरों की भूख लगी है। लियो हेंग तो उसे वहाँ देख कर ही सरप्राइज हो गई। साथ ही टांग 36 भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो इन दोनों को देख काफी ज्यादा खुश हो गई मगर उसके चेहरे पर की स्माइल तुरंत ही गायब हो जाती है क्योंकि उसे लगा कि मास्टर चांगशिंग उससे मिलने नहीं आए। और फिर सबसे आखिर में चांगशिंग उसके सामने आकर उसे पूरी तरह से सरप्राइज कर देता है। चांगशिंग को देखकर तो लियो हेंग की खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। वो तुरंत ही अपने मास्टर के सामने सिर झुका देती है। तो चांगशिंग उसे राइज करवाते हुए पूछने लगा कि बताओ तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे चल रही, क्या तुम प्रैक्टिस कर रही हो? तो लियो हेंग कहती कि देखिए यहाँ पर कितनी सारी बुक्स और ट्रेजर्स है, इतना ही नहीं यहाँ का खाना भी डिलीशियस था, इसलिए यहाँ पर तो मेरे दिन काफी ज्यादा मजे में गुजरे, मैंने हर पल को एंजॉय किया। जिस पर शियान युआन उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि हाँ तुम इतनी ज्यादा खुश हो कि अपना खाना पीना ही छोड़ दिया। इतना ही नहीं, टांग 36 उसने लिखे हुए लेटर को पढ़ने लगा। वो कहता है अरे वाह, तुमने तो इस लेटर में मेरे नाम के सामने डियर लिखा। अरे वो लियो हेंग का लेटर सबको पढ़कर सुनाने लगा। लियो हेंग अपना लेटर छीनने की पूरी कोशिश कर रही थी मगर टांग इधर उधर भागते हुए उसे सताने लगा। उस लेटर में लिखी हुई हर एक बात को पढ़ के सुना रहा था जिसमें लियो हेंग ने लिखा था कि सीक्रेट रेल्म काफी ज्यादा खूबसूरत है मगर आप तीनों के बिना तो ये दुनिया मुझे वीरान लग रही। मैं आप सभी को काफी ज्यादा मिस करती हूँ। मैं ना कल्टीवेट कर पा रही और ना मुझे भूख लग रही, तो प्लीज जल्दी से यहाँ आकर मुझे अपने साथ ले जाए। और उतने में लियो हेंग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस लेटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो एम्बेरस होते हुए चांगशिंग को बताने लगी कि मुझे आप सभी की काफी ज्यादा याद आई और इसी वजह से यहाँ पर मेरा एक सेकंड भी दिल नहीं लगा। तो चांगशिंग उससे कहता है कि इसलिए तो मैं यहाँ पर आ गया ताकि तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं। जो सुनते साथ ही लियो हेंग ने एक्साइटेड होकर तुरंत ही अपना विप उठा लिया। वो चांगशिंग को बता रही थी कि मैंने एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढ निकाला है, उसका यूज करके हम जल्दी से सीक्रेट रेल्म से बाहर चले जाएंगे। और इतना कहते साथ ही लियो हेंग ने फटाफट से खिड़की से बाहर छलांग लगा दी। उसके पीछे पीछे तीनों भी विंडो से बाहर कूद गए। वेल ये लोग वहाँ से भागने वाले थे लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मास्टर मिलिशा इनका रास्ता ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। तो चांगशिंग तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए बताने लगा कि मैं यहाँ पर लियो हेंग को लेने आया हूँ ताकि वो भी इंपीरियल कोर्ट की ट्रायल में पार्टिसिपेट कर पाए। वो मेरी स्टेट रिलीजियस एकेडमी की डिसाइपल है और मुझे उसकी जरूरत होगी। तो मिलिशा उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारा डिटैच पैलेस एक प्रिंसेस को कैद नहीं रख सकता। जिस दिन इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम होंगे उस दिन मैं खुद ही प्रिंसेस लियो हेंग को वहाँ पर लेके आ जाऊंगा। तो बताओ क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? जिसके लिए चांगशिंग भी तुरंत ही राजी हो गया। तभी मास्टर मिलिशा उससे पूछते कि चांगशिंग बताओ तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया गया? जिस पर चांगशिंग जवाब देते हुए बताने लगा कि मैं तो मेरी डिसाइपल लियो हेंग के लिए परेशान था मगर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो तो पूरी तरह से सेफ है, यानी कि किसी ने जानबूझकर मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया ताकि वो मुझसे मिल सके। तो मिलिशा उससे कहते हैं कि तुम्हारा अंदाजा पूरी तरह से सही है। वेल मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। दरअसल तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रायल को डिजाइन किया है। अभी सुनकर चांगशिंग भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया तो तुरंत ही मास्टर मिलिशा को उस ट्रायल के बारे में पूछने लगा। तो मिलिशा वहाँ से जाते हुए कहने लगे कि सारी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। इस सीक्रेट रेल्म से बाहर जाते साथ ही तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अरे अब थोड़ी देर में ये लोग सीक्रेट रेल्म से बाहर आ गए। इन्होंने देखा कि वहाँ पर तो कई सारे कल्टीवेटर्स जमा हो गए। टांग 36 कह रहा था कि कहीं ये लोग हमारे साथ फाइट तो नहीं करना चाहते। इनफैक्ट तो कल्टीवेटर्स भी इन लोगों को वहाँ देखकर थोड़े से हैरान थे। वो लोग कहने लगे कि आखिर इस स्टेट रिलीजियस एकेडमी के लोगों को यहाँ पर बुलाया क्यों गया। साथ ही वो लोग टांग से कह रहे थे कि तुमने एक गलत एकेडमी को ज्वाइन किया है। जो सुनते साथ ही टांग 36 अपनी तलवार बाहर निकालने वाला था। तभी शाओयू नाम की बंदी बताने लगी कि आज यहाँ पर अज़ूर क्लाउड लिस्ट की अनाउंसमेंट होने वाली है और मुझे तो पूरा यकीन है कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी के नमूनों को रैंकिंग में कोई जगह नहीं मिलने वाली। तो पता नहीं ये लोग बेवजह यहाँ पर क्यों आ गए। कुछ लोग बता रहे थे कि आज अज़ूर क्लाउड लिस्ट की रैंकिंग को दोबारा से अपडेट किया जाएगा। सो अगर तुम यहाँ पर मसले खड़े करने आए हो तो ये ख्याल भी दिल से निकाल दो। और उतने में आसमान जोरों से गरजने लगा। साथ ही साथ वहाँ पर एक टोर्नेडो अपीयर हो चुका था। कई सारे रैंकिंग वाले जेट टोकन उसमें से बाहर आने लगे। साथ ही साथ वहाँ पर एक
एल्डर की आवाज गूंज रही थी। वो कह रहे थे कि पूरा की पूरा कॉन्टिनेंट पावरफुल कल्टीवेटर से भरा पड़ा है, इसलिए हमारे टीएनजी पवेलियन ने अज़ुर क्लाउड लिस्ट की रैंकिंग को दोबारा से अपडेट करने का फैसला लिया। हमने कल्टीवेटर्स के टैलेंट को चेक करने के बाद ही इस लिस्ट को अपडेट किया है। इस तरह से हम हर एक कल्टीवेटर को कल्टीवेशन करने के लिए मोटिवेट कर सकते, जिसमें भी दम है वही इस रैंकिंग को अचीव कर पाएगा। और अब देखते ही देखते वहाँ पर जेड टोकन रैंकिंग का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर अपीयर हो गया। यहाँ मौजूद हर एक टोकन पर किसी न किसी कल्टीवेटर का नाम लिखा गया था, जो कि उसकी रैंकिंग को दर्शाता है। साथ ही साथ वहाँ पर टीएनजी पवेलियन के एल्डर भी अपीयर हो गए। वेल यहाँ पर चांगशिंग दिल ही दिल में सोचने लगा कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस महीने में रैंकिंग को अपडेट नहीं किया जाता। हो सकता है कि ये सारी मास्टर मिलिशिया की ही प्लानिंग हो। उन्होंने मुझे आगाह किया था कि मेरे लिए एक नई ट्रायल की शुरुआत होगी। मेरे ख्याल से उस ट्रायल की शुरुआत इसी रैंकिंग से होने वाली है। वेल यहाँ मौजूद कुछ कल्टीवेटर्स को पूरा यकीन था कि वो जरूर से टॉप रैंकिंग की लेवल को अचीव करेंगे। और उतने में एल्डर टीएनजी बताने लगे कि मैं तो चाहता हूँ तुम सभी लोग काफी तेजी के साथ ग्रो करो, मगर इस साल बात कुछ और है, क्योंकि स्टेट रिलीजियस एकेडमी भी इस कंपटीशन में शामिल हो चुकी, इसलिए रैंकिंग में बदलाव होंगे। हमने एक बार फिर से सभी के टैलेंट को क्रॉस चेक किया और उसी के हिसाब से ये नई रैंकिंग की लिस्ट अपडेट की है। वेल इस नई लिस्ट में स्टेट रिलीजियस एकेडमी का शुआन युआनपो भी शामिल है। अब ये सुनकर शुआन युआनपो काफी ज्यादा हैरान था और उसे इस लिस्ट में 148वीं रैंकिंग मिली। वेल शुआन युआनपो का नाम ऐड होते हुए एक बंदे का नाम हटा दिया गया, जिससे तो वो बंदा सीधा घुटनों पर आ जाता है। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि शुआन युआनपो का पुराना दोस्त था। वेल शुआन युआन तो काफी ज्यादा खुश होकर अपने मास्टर को बताने लगा कि देखिए मैंने भी अज़ुर लिस्ट पर अपनी जगह बना ली। साथ ही वो खुशी के मारे टांग को भी फटके लगा देता है। उतने में ही एल्डर टीएनजी ने एक और अनाउंसमेंट करी। वो कहते हैं कि अब मैं स्टेट रिलीजियस एकेडमी के दूसरे डिसाइपल की बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है टांग, और ये किसी राइजिंग स्टार से कम नहीं। वेल टांग का नाम सुनते साथ ही चांगशिंग और शुआन युआन काफी ज्यादा खुश हो गए। वेल टांग पहले 36 रैंकिंग पर था और इसी वजह से उसने अपना नाम रखा था टांग 36, मगर अब उसने अज़ुर क्लाउड लिस्ट पर 16वीं रैंकिंग हासिल कर ली थी। अब अगर देखा जाए तो हम टांग 36 को टांग 16 नाम से बुला सकते हैं, मगर दोस्तों टांग को ये नाम पसंद नहीं आया। वो तो कह रहा था कि अब मेरे नाम के पीछे 16 नहीं बल्कि द जीनियस लगेगा, यानी कि मैं हूँ टांग द जीनियस। उतने में ही एल्डर टीएनजी ने एक और अनाउंसमेंट करी। वो कह रहे थे कि सेकंड रैंकिंग एक नए पर्सन को दी जाने वाली है। अब ये सुनकर सभी लोग थोड़े से हैरान थे। वो कहते हैं कि सेकंड रैंकिंग पर एक पावरफुल कल्टीवेटर था, भला उसे किसने सप्रेस किया होगा। वेल सेकंड रैंकिंग दी गई थी बाय लियो हेंग को, यानी कि वो अब अज़ुर क्लाउड लिस्ट की सेकंड रैंकिंग पर पहुंच चुकी है। जो सुनते साथ ये तीनों भी काफी ज्यादा खुश हो गए। एल्डर टीएनजी कहने लगे कि शुआन युआनपो, टांग और लियो हेंग ये तीनों भी इतनी प्रोग्रेस इसलिए कर पाए क्योंकि इन्हें एक ग्रेट मास्टर मिला। उसी मास्टर की बदौलत ये तीनों इतनी स्पेशल रैंकिंग हासिल कर पाए। मुझे पूरा यकीन है कि इन तीनों का फ्यूचर ब्राइट होगा। वेल ये सब सुनकर तो दूसरे कल्टीवेटर्स पूरी तरह से सदमे में चले गए। वो कहने लगे कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी को हाल ही में ओपन किया गया था, तो फिर ये लोग इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे कर पाए। इसका तो बस एक ही लॉजिकल रीजन हो सकता है कि इनका मास्टर चांगशिंग वाकई रिमार्केबल होगा। अगर मौका मिले तो हम भी इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहेंगे। इधर शुआन युआन और टांग भी अपने मास्टर को प्रेज कर रहे थे, मगर चांगशिंग अभी भी थोड़ा सा फिक्रमंद है। उसे तो बस मास्टर मिलिशिया ने कही बातें याद आ रही थी। और उतने में एल्डर टीएनजी कहने लगे कि अब सभी लोग ध्यान से सुनो, आज यहाँ पर एक और पर्सन ने नई रैंकिंग को हासिल किया है और हमने इसी बंदे की खातिर इस लिस्ट को अपडेट किया था। वेल ये पर्सन इतना ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसने ग्रेट जाओ के सभी जीनियस को इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में चैलेंज किया है। यो समझ लो कि ये कॉन्टेस्ट होगा 1 वर्सेस ऑल। साथ ही इसे पूरा यकीन है कि ये टॉप पोजीशन को क्लेम करेगा। और उतने में एक जोरदार एनर्जी एक्सप्लोजन के साथ एक नया जेट टोकन समन किया गया। एल्डर टीएनजी बता रहे थे कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि स्टेट रिलीजियस एकेडमी का टीचर चेन चांगशिंग है। वेल दोस्तों चांगशिंग को अज़ुर क्लाउड लिस्ट पर उसी की होने वाली बीवी जू युरोंग के साथ जगह दी गई थी। वेल इस चैप्टर का नाम था चलो एक साथ क्लाउड को अचीव करें। चांगशिंग ने अज़ुर क्लाउड लिस्ट पर टॉप रैंकिंग हासिल करने से कई सारे जीनियस नाराज हो गए। वो लोग तो बस उसका घमंड तोड़ना चाहते हैं, जबकि चांगशिंग का इसमें कोई हाथ नहीं था। उसके खिलाफ तो बार बार साजिशें रची जा रही थी और इसी के चलते एक तो राइज होगा या फिर निस्तनाबूद। अभी बात सिर्फ एक
कॉन्टिनेंट से रिलेटेड नहीं रही थी, बल्कि दूसरे कॉन्टिनेंट के जीनियस भी उसे सबक सिखाना चाहते हैं, जिसमें बड़े ही खतरनाक कल्टीवेटर्स भी शामिल थे। उन्हें लग रहा था कि चांगशिंग ने खुद होकर उन्हें चैलेंज किया है और वो लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके हिसाब से चांगशिंग तो बस एक लूजर है जो कि एक एकेडमी का मास्टर बनने के बाद अपने होश खो बैठा। सो गाइस, सिंपली बताया जाए तो यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा बिगड़ चुका है। हमारा हीरो वर्सेस सभी जीनियस कल्टीवेटर, और जीत किसकी होगी ये तो वाकई देखने लायक होगा। एल्डर टियानजी उससे कहने लगे कि चांगशिंग, इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखने के लिए बेताब हूँ। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गए। वेल, यहाँ मौजूद कल्टीवेटर्स चांगशिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि आखिर ये बंदा खुद को समझता क्या है, मैरो क्लिंजिंग वाला लूजर हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। चांगशिंग दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस रैंकिंग के जरिए मुझे हर एक कल्टीवेटर का दुश्मन बना दिया गया। इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में हर एक बंदा मुझे ही टारगेट करेगा। और अब हमें दिखाए जाते हैं दो होली फादर। वो कहते हैं कि रॉयल फैमिली की दावत में जो कुछ भी हुआ था वो तो बस एक मामूली सा ट्रेलर है, असली पिक्चर तो इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में ही शुरू होगा। चलो देखते हैं चांगशिंग तुम कितनी दूर जा पाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।